वेल तो ये आज जो है डे 21 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से हम शो करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। पीपीसी लिखा हुआ है। पीपीसी का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ टाइप ऑफ कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। बात आएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कहा जाएगा परफॉर्म वर्क टू ब्रिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शो करते हैं V से। यूनिट वोल्ट है और नेचर एल्जेब्रिक स्केलर है। एल्जेब्रिक स्केलर का मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव। तो अगर सुपरपोजिशन की बात करोगे आप तो ये आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। V बराबर प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस Vn। और अगर कहा जाए इसके फॉर्मूले की बात करना तो V बराबर W अपॉन Q नॉट हो गया। अगर हमें निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो V बराबर करना पड़ेगा 1 अपॉन Q0 और माइनस साइन लगा करके FDR लगा दिया जाएगा। इनफाइनाइट से R तक के रख लिया जाए। -1 अपॉन Q0 और F की जगह पे आ गया है Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर DR। इनफाइनाइट हो गया, R हो गया। Q नॉट कट गया, माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R स्क्वायर है, नीचे R स्क्वायर है, ऊपर जाएगा R की पावर -2 और इंटीग्रल हो जाएगा माइनस का 1 बाई R। तो ये प्लस हो जाएगा और 1 बाई R माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और V बराबर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हो जाएगा। ये बात थी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इसके जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे। ध्यान रहे कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज 0, क्योंकि अर्थ जो है वो ह्यूज बॉडी है। उसको हम जो है थोड़ा सा चार्ज दे दें या थोड़ा सा चार्ज ले लें, उससे उसके पोटेंशियल के सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगली बात आती है हमारे पास रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन V एंड E। तो ये V बराबर हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। डिवाइड कर दिया जाए तो V अपॉन E बराबर R हो गया और V बराबर ER हो गया। ये हमारा एब्सोल्यूट फॉर्म है। दिस इज द एब्सोल्यूट फॉर्म। अब अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये Q चार्ज है, ये P1 पॉइंट है, R डिस्टेंस है, पोटेंशियल की वैल्यू V है, पोटेंशियल की वैल्यू V है। और आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, ये P2 पॉइंट पे आ जाए तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ करके R प्लस DR हो गई। लेकिन पोटेंशियल जो है थोड़ा सा घट करके V माइनस DV हो गया। E की वैल्यू को कांस्टेंट रखा गया है। तो एट P1 कहा जाएगा तो V बराबर ER हो जाएगा। एट P2 कहा जाएगा तो V माइनस DV बराबर E टाइम्स R प्लस DR कह देंगे। ये 1 है, ये 2 है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो V माइनस DV हो जाएगा और ये माइनस का DR। E बराबर माइनस का dV अपॉन DR। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट ध्यान रहे वेक्टर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके पोटेंशियल निकाल लेना, बड़ा कॉमन सा सवाल है। ये देख भी लेते हैं। कहा गया है कि V बराबर है कहीं पे KR स्क्वायर। K पॉजिटिव कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालिए, कहेंगे E बराबर माइनस का DV अपॉन DR कर दीजिए, यानी कि इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। ये आ जाएगा माइनस का 2KR। ये आ गया ऐसा। अगर हमसे यहाँ पे ग्राफ के बारे में पूछ देता
तो ये E हो गया था, ये R हो गया था और ये ऐसा आ जाता है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। अगली बात आएगी यहाँ पे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो एक ऐसा सरफेस जहाँ पे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो, नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जहाँ पे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस, ये थर्ड डेफिनेशन है, ऐसा सरफेस जहाँ पे किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कराने में वर्क डन जीरो हो जाए, नाम देते हैं इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे एक उल्टा सवाल भी जरा देख लीजिए। E बराबर कहा गया है हमारे पास K/R है, R बराबर R0 पे V बराबर V0 है, R बराबर R पे V बताएं। कहेंगे dV बराबर हमें करना होगा माइनस का EdR, ऐसा हो गया ये V0, ये V हो गया, माइनस का K/R हो गया और dr हो गया। V माइनस V0 बराबर माइनस का ये R0 और ये R। इंटीग्रेट करने के बाद और लिमिट लगाने के बाद ये आप समझ ही गए होंगे कि ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, माइनस का K log R/R0 एट बेस। हम लोग पहुंच गए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हुए। तो ये कहा था कि ऐसा सरफेस जहां पे किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस कराने में एक जगह से दूसरी जगह वर्क डन जीरो हो जाए, नाम देते हैं इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि E बराबर माइनस का dV/dr है, तो dV बराबर हो जाएगा माइनस का EdR, ऐसा dV बराबर हो जाएगा माइनस का EdR और ये cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो dV जीरो हो जाएगा और V कांस्टेंट हो जाएगा, और ये पहचान हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि हमेशा ये सरफेस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इस बात को आप और भी समझिए। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है एक्स एक्सिस पे, EI कैप है, तो जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जाएगा वो YZ प्लेन पे चला जाएगा, YZ प्लेन पे चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे ये S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, V1 V2 V3 हो गया। यहाँ पे कोई चार्ज घुमाओगे इधर उधर, वर्क डन जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ लाने में या यहाँ से यहाँ लाने में जीरो नहीं होगा। एक और बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक और भाषा में आप इसको कह सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए की डायरेक्शन के लिए एक बात आप और कह सकते हैं, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये V1 V2 V3 है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 हो जाएगा। और मैं आप लोगों को जो है ग्रेविटेशन में इस पे लगा हुआ जो सवाल होता है वो मैं बता चुका हूँ आपको कि ये पार्शियल डिफरेंशियल से भी सवाल यहाँ पे बनता है। Ex बराबर माइनस का डेल V/डेल x, Ey बराबर माइनस का डेल V/डेल y। और ये इस सवाल के आने की नीट में पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सवाल हर 5 सालों में 3 बार जरूर पूछा जाता है और ये पिछले साल ये सवाल नहीं पूछा गया है। बात आएगी यहाँ पे V ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। V ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके लिए कहा जाएगा कि ये हमारे पास रेडियस कैपिटल R हो गई, चार्ज Q दिया हुआ है मैंने, मुझे यहाँ पे निकालना है। P1 पॉइंट है ये जहाँ पे स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, P2 पॉइंट है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, P3 पॉइंट है ये स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R।
एट P1 की जब बात करने गए तो हम इतने का हम चार्ज निकाल नहीं सकते, क्योंकि चार्ज तो भाग गया है सरफेस पे, चार्ज भाग गया है सरफेस पे एट P1, ये ऐसा लिखा गया। हम यहाँ के बारे में सिर्फ इतनी बात जानते हैं कि E की वैल्यू है 0, तो dV बराबर माइनस का EdR में E 0 हो। तो ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हो गई है कांस्टेंट। अंदर पूरे में हर जगह पे पोटेंशियल होगा कांस्टेंट, तो कितने के बराबर, जितना पोटेंशियल होगा सरफेस पे, तो 1/4πε0 Q/R। तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक के यही हाल है। तो आउटसाइड अगर चले जाएं तो क्या होगा, कहेंगे आउटसाइड चले गए तब तो कहानी वैसी की वैसी हो जाएगी। आप बाहर हो, दूरी स्मॉल r काउंट हो जाएगी, चार्ज सेंटर पे पहुंच जाएगा और V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। ग्राफिकल अगर इसका व्यू देखना है, ग्राफिकल व्यू अगर देखना है तो ये रहा x, ये रहा y, ये रहा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, लेस देन कैपिटल R, ग्रेटर देन कैपिटल R, ये V के लिए हो गया और ये ग्राफ का हिस्सा। और यहाँ पे ये Q/R है, K जहाँ पे 1/4πε0 है, और ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये बात हुई हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर निकालने के। अब इसी तरीके से आप निकाल सकते हो नॉन कंडक्टिंग के लिए। नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, कहेंगे नॉन कंडक्टिंग के लिए ये ऐसे बात हो गई, ये कैपिटल R हो गया, चार्ज गिवन जो है वो Q है। अंदर के लिए जब आप बात करोगे तो फॉर इनसाइड V बराबर 1/4πε0 Q 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2R3। एट सेंटर अगर निकालने चले तो स्मॉल r बराबर 0 और BC बराबर आ जाएगा 1/। तो पोटेंशियल एट सेंटर का फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ गया 3/2 1/4πε0 Q/R। और एट सरफेस अगर चले जाएं तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा और VS हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4πε0 Q/R। और आउटसाइड अगर चले गए तो आउटसाइड में तो साफ बात हो गई कि भाई आप बाहर हो और चार्ज सेंटर पे है, तो V बराबर हो गया 1/4πε0 Q/r। और इसका ग्राफिकल व्यू भी इंटरेस्टिंग होता है, ग्रेविटेशन में भी ये बात आई थी। ये स्मॉल r हो गया, जहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R, लेस देन कैपिटल R, ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ पे 3/2 KQ/R है, यहाँ पे KQ/R है। सेंटर पे है तो ये 3 टाइम्स है, सरफेस पे है तो यहाँ तक के है। ये ग्राफ ऐसे आ गया, फिर ये ग्राफ ऐसे चला गया, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ध्यान रहे कि ये पार्ट पैराबोला है, दिस पार्ट इज पैराबोला। अब हम लोग अगली हेडिंग पे आते हैं और अगली हेडिंग आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कहा जाता है कि जो फ्लो करे वो फ्लक्स है, जो फ्लो करे वो फ्लक्स होगा, और जो नहीं फ्लो करेगा तो अनफ्लक्स होगा, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये कोई हमारे पास बॉडी है, कोई सरफेस है, यहाँ से ये इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है एन कैप कह लो या एरिया वेक्टर कह लो। तो यहाँ पे कहा रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये अगर ऐसे हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थीटा हो गया है, तो फाई बराबर कहा जाएगा E डॉट, फाई बराबर E डॉट ds कह लीजिए,
और इसी को कह लीजिए ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर के बारे में बताया, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल टू द शोन सरफेस, दिखाए गए सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल। इफ थीटा इज लेस देन 90 तो फ्लक्स का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये थीटा इक्वल टू 90 हुआ तो ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो जाएगा तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। एक और बात, जब हमको ये लगे कि ये फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एक्चुअल में ये पैरेलल होगी, और इसको उल्टा भी सही, जब पैरेलल लगे तो ये फील्ड एक्चुअल में परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमारी आदत है एंगल यहाँ से देखने की, जबकि यहाँ पे फ्लक्स में गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक जो एंगल है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखा जाता है। अब यहाँ पे फाई बराबर ई डॉट डी एस हो गया है। हम यहाँ पे और एक बात कर लेते हैं कि ये एल्जेब्रिक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है वो वोल्ट पर मीटर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इनटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कर ली जाए कि अगर कोई हमारे पास सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिकल लाइंस पास हो रही हैं और जितनी लाइनें यहाँ पे एंटर कर रही हैं उतनी लाइनें एग्जिट कर जा रही हैं, तो कभी भी फ्लक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ढूंढने की जरूरत है कि नेट फ्लक्स फाई 0 कहाँ पे है। गॉस लॉ से रिलेटेड जो बात आती है वो ये होती है कि कहते हैं कि गॉस लॉ एप्सिलॉन नॉट, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, ई डी एस है, ये बात हो रही है गॉस लॉ की, बराबर क्यू इन। क्यू इन का मतलब क्यू इनक्लोज्ड है। एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए, इसी को फाई ई बराबर कर लीजिए क्यू इन कर लीजिए, तो फाई बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी यहाँ पे दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ, मीडियम है तो एप्सिलॉन हो जाएगा, फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बात हुई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ की। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करनी है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करनी है। ये क्या चीज होती है, कहेंगे किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल राइज करना शुरू कर देता है। ये वैसी ही बात हुई जैसे कि जब हम हीट देते हैं किसी बॉडी को तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे ही जब चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल का बढ़ जाना स्वाभाविक है। Q बराबर सी वी हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन V हो जाएगा। और अगर हमें Q और V के बीच में ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए तो ये Q हो जाएगा, V हो जाएगा। इस तरीके से इसका अगर हम स्लोप निकालने चलेंगे तो ये dQ हो जाएगा, dV हो जाएगा, और ये स्लोप जो कि tan फाई आएगा dQ अपॉन dV हो जाएगा, और ये C के बराबर हो जाएगा। यूनिट इसका फैरड होता है, छोटा यूनिट माइक्रो फैरड और छोटा यूनिट पिको फैरड। बात यहाँ पे अब आती है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर जो है दो मेटालिक प्लेट से मिलकर के बना हुआ, जिनके बीच में कुछ गैप होता है। एक प्लेट को हम चार्ज देते हैं, दूसरी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो बन के तैयार होता है सिस्टम, इसको नाम देते हैं कैपेसिटर। और यूजुअली इसका नाम इस आधार पे दिया जाता है कि प्लेट का आकार कैसा है। अगर दो प्लेटें हैं, कैसे भी, अगर ये स्क्वायरिक है या रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और अगर ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब बात यहाँ पे आती है कि इसका काम क्या है। काम है ये अपने अंदर चार्ज स्टोर करती हैं और अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है ऑन द प्लेट्स और एनर्जी स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स
इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। ध्यान रहे, कैपेसिटर बनने के लिए मेटालिक प्लेट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन कैपेसिटी कतई मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इसको सर्किट में सिंबल के आधार पे ऐसे शो करते हैं और इसकी भी कैपेसिटी का फॉर्मूला C बराबर Q/V ही होता है। बात यहाँ पे आएगी, पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो एनर्जी V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर QV हो जाएगा और जितना वर्क आप करोगे उसका आधा पार्ट स्टोर होगा और आधा पार्ट लॉस हो जाएगा। तो ये हाफ QV हो गया। Q बराबर अगर आप CV रखो तो ये हाफ CV² हो जाएगा। V की जगह पे Q/C रखो तो ये Q²/2C हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या हमारे जहां मन करेगा जो है जैसा मन करेगा वैसे ही फॉर्मूला लगा देंगे? कहेंगे नहीं, इसको आप तब लगाएं जबकि चार्ज कांस्टेंट हो या कहने के नाम पे कॉम्बिनेशन सीरीज हो। यहाँ की बात करेंगे, ये तब लगाइए आप जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो या कॉम्बिनेशन के नाम पे पैरेलल हो। और ये किसी कॉम्बिनेशन के लिए नहीं है, ये किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के लिए है, चार्ज्ड कंडक्टर के लिए है। अगर आपको छोटे छोटे कैपेसिटर से बड़ा कैपेसिटर बनाना है तो ध्यान रहे आपको एनर्जी ही बराबर करनी होगी N हाफ C0V0²। ये क्या है? कहेंगे ये है एक छोटे कैपेसिटर की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई N बराबर हो जाएगा एक बड़े कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV²। ये बात हुई एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन के नाम पे कहा जाएगा तो कॉम्बिनेशन के नाम पे सीरीज आएगा और पैरेलल आएगा। सीरीज आएगा तो ये ऐसे एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा हो गया C1 हो गया, C2 हो गया, ये V हो गया, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, पोटेंशियल V1 V2 और कहा गया V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ये Q/C1 Q/C2 Q/CS 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। CS की वैल्यू लेस देन C1 एंड लेस देन C2, यानी कि नेट कैपेसिटी जो आएगी वो सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी छोटी होगी। और एक बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल का जो ड्रॉपिंग का जो रेशियो है वो 1/C1:1/C2 है, क्योंकि Q कांस्टेंट है। एनर्जी की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीरीज है, तो Q कांस्टेंट है तो Q²/2C लगाना पड़ेगा। ये भी 1/C1:1/C2 के अनुपात में जाएगा। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो ये एक कैपेसिटर ऐसे रखा गया, ये V हो गया, ये C2 है, ये C1 है, V यहाँ रहेगा, V यहाँ रहेगा, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम चार्ज का कंजर्वेशन लगाएंगे तो Q बराबर जो यहाँ से चार्ज आ रहा था दैट वाज Q, तो Q बराबर हमें करना पड़ेगा Q1 प्लस Q2 और यहाँ पे C1V प्लस C2V और ये CP, तो CP बराबर C1 प्लस तो CP ग्रेटर देन C1 है, CP ग्रेटर देन C2 है। का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो नेट कैपेसिटी आएगी वो बड़े वाले कैपेसिटर से भी ज्यादा होगी। चार्ज का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? कहेंगे Q1:Q2 बराबर C1:C2। एनर्जी के बारे में अगर आपको बात करनी है यहाँ तो लगाना पड़ेगा हाफ CV², तो ये भी हो जाएगा C1 और C2 के अनुपात में। बात अब हमारे पास आती है, दो चीजें और बचती हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये इस आकार का होता है, इस आकार का होता है, बीच में ये डिस्टेंस d है, एरिया a है, ये हमने प्लस सिग्मा दिया हुआ, माइनस सिग्मा अपने आप डेवलप हुआ, और इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। चूंकि ये क्रैश कोर्स की बात है इसलिए यहाँ पे इसके डेरिवेशन पे बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया सकता, समय कम है और काम ज़्यादा होता है। तो ये c बराबर k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, साफ साफ दिख रहा है कि c is directly proportional to k, c is directly proportional to area and c inversely proportional to separation। और अगर स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कहा जाता है तो ये एक स्फेयर दूसरा स्फेयर, अंदर वाले को चार्ज दे दिया, बाहर वाले को अर्थ कर दिया, ये R1 है, ये R2 है, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 है। और अगर ये डाइलेक्ट्रिक K भरा हुआ है तो ये C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 हो जाता है। ये हमारे पास थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। तो ये हम लोग का पास पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको हम लोग जो है कल देखेंगे। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।